Hello students, so today's topic is introduction to various transgenic animals. So as scheduled today we'll be discussing about various transgenic animals that have been produced for expression of certain foreign proteins which can have application in various medicine, livestock or industrial purposes. Okay, so what are the features or what are the general features that facilitates gene transfer in transgenic animals? Okay, so animals with these features generally are chosen to for performing transgenesis technique. Okay, so first one is production of large number of eggs that can be either naturally, जो बहुत सारी fishes में होता है, और artificially, जो by injecting certain hormones, super ovulation generally कराया जाता है. So this technique is used in हमारा लाइफ स्टॉक काउज वगैरह में जनरली यूज़ किया जाता है. ओके, सो लार्ज नंबर ऑफ एग्स की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ट्रांसजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है दिस इज़ नॉट वेरी मच एफिशिएंट, कि सिर्फ 10 to 15% ही सक्सेस रेशियो होती है. कि अगर 10 एग, क्योंकि अगर हमारे पास 10 एग्स हैं, 10 जाइगोट्स को या 10 एम्ब्रियोज को अगर ट्रांसजेनिक बनाया गया है, उसमें से सिर्फ वन विल सक्सेसफुली कन्वर्ट इनटू अ ट्रांसजेनिक एनिमल, एक ट्रांसजेनिक ऑफस्प्रिंग में. ओके, तो इसलिए जो है एनिमल्स विच प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर जनरली चूजन. अदर वन, नेक्स्ट वन इज शॉर्ट ब्रीडिंग साइकिल. तो इससे क्या होगा? द ट्रांसजेनिक एनिमल इट कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम इट्स बर्थ टू द स्टेज व्हेन इट इज़ रिप्रोडक्टिवली एक्टिव. तो इससे हम क्या कर सकते हैं? कोई भी हमने जो ट्रांसजीन ली है उसे हम ट्रेस कर सकते हैं कि डिफरेंट फेजेस में हाउ इट इज़ एक्टिंग. फाइन. एंड अदर वन इज ओव्यूलेशन अकर्स थ्रू आउट द एयर. तो इससे क्या होगा कि वी हैव द अपॉर्चुनिटी कि हम कभी भी उसमें जो है ट्रांसजेनेसिस परफॉर्म कर सकते हैं. फाइन. So the first animal is transgenic mice, which is very widely used. And जो पहला ट्रांसजेनिक एनिमल जो हमारा प्रोड्यूस हुआ था 1988 में, दैट वाज अ माउस, द फर्स्ट एवर ट्रांसजेनिक एनिमल टू बी प्रोड्यूस, एंड इट वाज प्रोन टू कैंसर मॉडल था वो. ओके, so since the early 1980s, hundreds of different genes have been introduced into various mouse strains. और इसमें हम क्या वेरियस एस्पेक्ट्स हम स्टडी करते हैं, लाइक जीन रेगुलेशन, ट्यूमर डेवलपमेंट, इम्यूनोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, और भी बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस स्टडी करते हैं. और बहुत सारे ह्यूमन डिजीज़ के भी माउस मॉडल्स यूज़ होते हैं, लाइक अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, हंटिंगटन, कैंसर, different types of cancers. Okay, and transgenic mice also play a role in examining the feasibility of industrial production of human therapeutic drugs by domesticated animals. तो जो ये कि जो कोई भी एक फार्मास्यूटिकल हमारा ड्रग है, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड है, वेदर इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स और नॉट, तो इसका प्राइमरी टेस्टिंग क्या माइस पे ही होती है. ओके, कि अगर माइस में प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर देखते हैं कि अगर किसी और बिगर एनिमल में प्रोड्यूस करने का उसका फिजिबिलिटी है कि नहीं. फाइन. ओके, then we'll see transgenic livestock. What all transgenic livestock have been created, or what all transgenic livestock can be created for useful applications for human interest. Okay, so livestock are often better animals in which to model disease processes, gene regulation and immune system development. Why? क्योंकि क्या होता है ना कि जो माई लाइफ स्टॉक है, their physiology, anatomy and lifespan is more closer to humans as compared to mice, and it is more comparable. Okay, and many livestock animals produce large amount of milk, and therefore mammary glands of these animals are used as bioreactors for the production of pharmaceutical proteins. So what is done कि कोई भी हमारा pharmaceutical protein है that is made to express in the mammary glands of these livestock animal, और फिर क्या होगा, the milk they produce उसके साथ that particular pharmaceutical protein will be produced. Okay, so how this is achieved? Look here, जो हमारा अपर लेफ्ट पोर्शन में है दैट इज़ अ जीन फॉर मिल्क प्रोटीन. इसमें रेड इज़ द प्रमोटर एंड येलो इज़ द जीन.
और जो अपर राइट में है दैट इज़ फॉरेन जीन, जिसमें ग्रीन कलर से हमारा प्रमोटर डिनोट किया गया है और ब्लू कलर से जीन। तो क्या किया ना, एक कंस्ट्रक्ट बनाया गया है जिसमें हमारी जो फॉरेन जीन है दैट इज़ अटैच्ड टू द प्रमोटर ऑफ जीन फॉर मिल्क प्रोटीन। अब इस कंस्ट्रक्ट को डाल दिया इनटू एन 1 सेल स्टेज एम्ब्रियो में और फिर उसे जो है फॉस्टर मदर में इम्प्लांट कर दिया। अब क्या होगा कि ये जो प्रमोटर है, प्रमोटर कौन सा है, जीन फॉर मिल्क प्रोटीन का जो प्रमोटर है ये एक्सप्रेस होगा मेमरी ग्लैंड्स में, क्योंकि मिल्क प्रोटीन की जो जीन है वो सिर्फ मेमरी ग्लैंड्स में ही एक्सप्रेस होगी। ओके, सो दिस प्रमोटर विल एक्सप्रेस इन मेमरी ग्लैंड्स और इस प्रमोटर से हमारा जो जीन है फॉरेन जीन वो एक्सप्रेस होगा मेमरी ग्लैंड्स में इन टर्न। तो जितने भी हमारे जो ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस हुए हैं they will produce milk containing the protein coded by the foreign gene. Fine. So various transgenic sheep, goats, pigs and rabbits, they have been created for more than 100 different human proteins that are secreted into milk using this technique. Okay. So here is a list of various proteins that are being synthesized by various transgenic animals along with their applications. So the antithrombin protein that is being produced by goat, it has been approved by FDA in USA for clinical use. Okay, so what is its application is it prevents excessive blood clotting. ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग से क्या होता है, हार्ट अटैक और जो स्ट्रोक का खतरा है दैट गेट्स रिड्यूस्ड. ओके, and various other proteins like lactoferrin is produced by cow, which has application is in nutraceutical application to prevent infectious diseases. Similarly, factor 9 and factor 7a are being produced in rabbits and pig, which has application in cure of hemophilia and many other proteins. You can see this list. Okay, and see here in this slide it is shown like various organisms and the annual milk yield of these livestocks and the estimated recombinant protein, that is the transgenic protein that can be extracted from these animals per year. So in case of rabbit, the annual milk yield is only 5 liter of milk is produced per year, and the amount of protein that can be extracted is 0.02 kg, which is very less. But here you can see, like for cow normally produces 10,000 liters of milk per year, and the amount of transgenic protein that can be extracted from it is around 60 kg, which is a huge number. Okay, so any protein of human interest, if it is made to express in cow mammary gland, so we'll have a very high supply of that particular protein. Fine. Okay, what other applications of transgenic livestock is, what other transgenic animals have been created in livestock. So transgenic pigs, so we have discussed that xenotransplantation ki organ transplantation ke liye in humans organs can be used from pigs as well, from other species, that is pigs का भी सबसे ज़्यादा रिसर्च हुआ है. तो फ्रॉम पिग्स ऑर्गन्स कैन बी ट्रांसप्लांटेड इनटू ह्यूमंस. ठीक है, लेकिन इसका जो है एक हिंड्रेंस इसमें है कि अगर किसी और स्पीशीज से ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो इम्यून रिजेक्शन ह्यूमंस में दिखता है. वाई? क्योंकि उस पर्टिकुलर ऑर्गन में जो सेल्स हैं उसमें जो उसके सरफेस में जो प्रोटीन्स हैं या एंटीजेंस हैं दैट आर फॉरेन टू आवर बॉडी, एंड उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, और इसलिए हमारी बॉडी में अगर वो इम्प्लांट होगा, ट्रांसप्लांट होगा, तो एक इम्यून रिएक्शन इज डेवलप्ड. लेकिन क्या है ना, ट्रांसजेनिक पिग्स with different human complement inhibitory genes have been produced. तो ये complement inhibitory genes क्या होती हैं? This suppresses the immune rejection that is made in our body, that is shown in our body. तो क्या होगा अगर ट्रांसजेनिक पिग्स विद डिफरेंट ह्यूमन कॉम्प्लीमेंट्री इनहिबिटरी जीन्स अगर प्रोड्यूस किए जाएंगे, सो दिस कैन मेक पिग्स द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ ऑर्गन्स for xenotransplantation, as their organs are similar in size and physiological functions to those of humans. Okay, and with the help of genetic engineering,
various livestock with improved quality are being produced, like high growth rate and disease resistance, and with good milk quality and yield. Okay, so here look, we can see here like various cells or organs that can be transplanted from pigs to humans. So in left side, the orange panel, the cells and tissues that are shown in orange. So they can be they can be used for transplantation in humans in very near future. And the organs that are shown in red, they are they can be used but very later in time scale. The use of this is years away abhi. ठीक है. So like pancreatic islets can be used to treat diabetes. Brain cells can be used to treat Parkinson's and Huntington's disease. Red blood cells can be used for transfusion, and eye tissue can be used for treating treating any damages in cornea, etc. And various other these organs, although their use is far away, but heart, kidney, liver, small bowel, and lungs can be used for transplantation from pigs to humans. So now let's move to transgenic poultry. What all transgenic poultry have been created? So chicken eggs, various human vaccines, not various, like vaccine for flu, influenza vaccine is being created in chicken eggs for past 70 years, and it is in human use currently. Okay. Transgenesis could be used to improve the genetic makeup of existing chickens with respect to built-in resistance to viral, bacterial, and coccidal diseases, better feed efficiency, lower fat and cholesterol level in eggs, and better meat quality. In short, in improving the quality of poultry. Okay. The expression of a transgene in the cells of reproductive tract of hen that normally secretes large amount of ova-albumin could lead to the accumulation of a transgene derived protein that becomes encased in the egg shell. तो क्या होता है ना, जैसे लाइफ स्टॉक में या काउज में मिल्क में ट्रांसजेनिक प्रोटीन कोई भी एक्सप्रेस किया जा रहा था, वैसे ही पोल्ट्री में एग्स में कोई हम नॉर्मली ट्रांसजेनिक प्रोटीन एक्सप्रेस कराया जाता है. तो क्या होता है कि जो ट्रांसजीन है उसे एक्सप्रेस कराया जाता है इन सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के सेल्स में नॉर्मली क्या सीक्रेट होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ ओव एल्ब्यूमिन. सो दिस ओव एल्ब्यूमिन इट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन एन एग. ठीक है. तो अब ये सेल्स जो हैं अगर हमारा ट्रांसजीन प्रोड्यूस करेंगी, सो दैट ट्रांसजीन विल बी प्रोड्यूस्ड in egg. Okay, so the transgene derived protein, it becomes encased in the eggshell, and then further it can be purified from the egg, or the egg can be consumed in order to consume that particular protein. Currently, transgenic chickens that synthesize monoclonal antibodies, growth hormone, insulin, human serum albumin, and alpha interferon have been created, but they have not been in clinical use currently. Okay, they have been created, but they are not being used in clinical practices. So the other next transgenic animal is transgenic fish. So how transgenic fishes are created? Genes are introduced into fertilized eggs by DNA microinjection और इलेक्ट्रोपोरेशन. सो व्हाट हैपन्स कि जो एग होता है फिश का, तो इट इज़ वेरी स्मॉल, तो उसमें मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस देखना अंडर माइक्रोस्कोप इज़ नॉट वेरी फीजिएबल. तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग है इन 3 to 4 स्टेजेस, उसमें जो भी ट्रांसजीन इंसर्ट करनी है वो इंसर्ट की जाती है थ्रू DNA माइक्रो इंजेक्शन या इलेक्ट्रोपोरेशन. ओके, एंड देयर इज़ नो नीड टू इम्प्लांट द एम्ब्रियो, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, मतलब एक्सटर्नल डेवलपमेंट ऑफ एग होता है, तो उस एग को वापस से फॉस्टर मदर में इम्प्लांट करने की भी ज़रूरत नहीं है. Genetically engineered fishes, these transgenic fishes, they are genetically engineered for more rapid growth using the growth hormone genes. Various fishes like catfish, salmon, trout, and tuna have been engineered in this way. So here we can see
यहाँ क्या है, दिस इज़ अ कंस्ट्रक्ट फॉर ओवर एक्सप्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एटलांटिक सेलमेन। तो एटलांटिक सेलमेन जो है उसमें एक ट्रांसजीन कंस्ट्रक्ट डाला है फॉर ओवर एक्सप्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। सो हियर इज़ द कंस्ट्रक्ट। तो इसमें क्या है कि ग्रोथ हार्मोन का जो हमने जीन लिया है फ्रॉम चिनूक सेलमेन से ग्रोथ हार्मोन का जीन लिया है, एंड इट इज़ बीइंग एक्सप्रेस्ड अंडर द प्रमोटर फ्रॉम ओशन पाउट। ठीक है, ओशन पाउट AFP जीन, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन जो है, उस एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन की जो जीन है उसका प्रमोटर है, और उसी का जो है हमारा ये टर्मिनेटर पॉलीएडिनाइलेशन सीक्वेंस है। ठीक है, तो क्या होगा ना कि हमें क्या चाहिए कि हमारा जो एटलांटिक सेलमन है उसमें कोल्ड टेम्परेचर में, क्योंकि एटलांटिक उसमें वो कोल्ड टेम्परेचर है, तो कोल्ड टेम्परेचर में उसमें ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो एंटी फ्रीज प्रोटीन है वो कोल्ड टेम्परेचर में ओवर एक्सप्रेस होता है टू प्रिवेंट द फ्रीजिंग ऑफ सेल्स। ओके, तो क्या होगा कि कोल्ड टेम्परेचर में अगर ये कंस्ट्रक्ट एटलांटिक सेलमन में डाल दिया जाता है तो कोल्ड टेम्परेचर में क्या होगा कि AFP जीन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और अब AFP जीन का प्रमोटर अगर एक्टिवेट होता है तो AFP जीन के प्रमोटर के एक्टिवेट होने से जो ग्रोथ हार्मोन जीन है दैट विल एक्सप्रेस, तो हमारा ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन का ओवर एक्सप्रेशन होगा। ओके, इन द ट्रांसजेनिक एटलांटिक सैल्मन फिशेस जिसमें ये कंस्ट्रक्ट प्रेजेंट है। ओके, सो here in this picture you can see there are two fishes. जो big one is the transgenic and the small one is the non-transgenic fish. So you can very well see the effect of growth hormone in the transgenic fish. Fine, and various transgenic fishes exist which are genetically engineered to serve as a biosensor for water pollution. बायोसेंसर फॉर वाटर पोल्यूशन मीन्स कि वाटर पोल्यूशन, अगर वाटर में पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है तो इट विल इंडिकेट और इट विल टेल दैट द पोल्यूशन लेवल इन वाटर इज़ हाई। इट एक्ट्स एज अ सेंसर, जैसे हमारा फायर सेंसर्स होते हैं जो मतलब धुएं को सेंस करके अलार्म बजने लगता है ना, ऐसे ही दीज आर द बायोसेंसर्स। सो हेयर you can see this is a transgenic Medaka fish. So it is used as a biosensor of environmental pollutants. So normally it detects the level of estrogenic compounds, pollutants in water. तो हमारे जो बहुत सारे estrogenic compounds होते हैं like bisphenol A या और भी compounds होते हैं which are normally found in these plastics में हो गया या फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स में हो गया। ओके, और फर्टिलाइजर्स में, इंसेक्टिसाइड्स में दीज कंपाउंड्स, दीज ईस्ट्रोजेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड। तो जितना भी वेस्ट फ्रॉम डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल वेस्ट जो भी पानी में आ रहा है उसके साथ ये ईस्ट्रोजेनिक कंपाउंड्स पानी में आते हैं। सो दीज फिशेस दे हैव बीन इंजीनियर्ड इन सच अ वे दैट दे tells the excess amount of these pollutants in water. How? तो हमारा जो ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन है उसकी जीन ली गई है। तो ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन की जीन इज अटैच्ड विद अ प्रमोटर ऑफ विटिलोजेनिन जीन, प्रमोटर के साथ इसे अटैच किया गया है। तो क्या होता है ना इन फिशेस में जो इंटरनल ईस्ट्रोजन होता है दैट इज़ नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ फिश, तो उस ईस्ट्रोजन के रिस्पॉन्स में विटिलोजेनिन सिंथेसिस होता है। तो विटिलोजेनिन का जो प्रमोटर होगा दैट इज़ एक्टिवेटेड बाय ईस्ट्रोजेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो व्हेन द ईस्ट्रोजेनिक कंपाउंड्स लेवल इज़ हायर इन वाटर, तो जो ये विटिलोजेनिन जीन का प्रमोटर है इसका हायर एक्टिवेशन होगा और हमारा बहुत हायर लेवल में ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन विल बी expressed in the fish. Okay, and since this Medaka fish, it is transparent, so this protein, the expression of this protein can be seen from exterior. Fine. तो जब भी वाटर में there will be a high level of estrogenic compounds, high level of green fluorescent protein will be synthesized in these proteins and it will act as biosensors for environmental pollutants. Okay, so that is it for today. Thank you.